Hello students, good morning. In this video we are going to start the revision for the 7 chapters which are coming in the next NTSC exam, and today we are starting from nationalism in India. What is nationalism? We already have discussed this chapter in the previous videos. Nationalism का मतलब होता है feeling of love towards the territory, towards the nation, towards the state and the people. That is nationalism. यहाँ पे न्यू सिम्बल्स, आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज फोर्ज न्यू लिंक्स एंड रिडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज. Different communities in the different countries of world were connected with the help of these things. So this was the emergence of nationalism. बहुत सारी कंट्रीज़ में, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर अमेरिकन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री या एशियन कंट्रीज़. आज हम इंडिया के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. इन इंडिया एज इन मैनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. देखो दोनों में कनेक्शन है. नेशनलिज्म और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में कनेक्शन क्या है कि जब आप अपने नेशन के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं तो आप एक्सटर्नल पावर के अगेंस्ट चले जाते हैं. तो एक्सटर्नल पावर का मतलब है कॉलोनियल पावर. कॉलोनियल पावर फॉर एग्जांपल ब्रिटिश इन इंडिया. तो ब्रिटिश क्या थे? कॉलोनियल पावर थी. इंडिया क्या था? कॉलोनी. सो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब है कि जो कॉलोनियल पावर आपकी कंट्री में एनेक्सेशन किए हुए हैं उसके अगेंस्ट मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब आप नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं. सो द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म एंड प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर. जब डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट लोग एक कॉलोनियल पावर के अंडर में सप्रेस्ड होते हैं तो वो उनको साथ आने का मौका मिलता है, राइट. बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली. कुछ लोग इसको सोचते हैं कि काफ़ी ख़राब है, कुछ इसको सोचते हैं अच्छा है. लेकिन इंडिया में कांग्रेस ने महात्मा गांधी की लीडरशिप में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था. आपके इस चैप्टर में 1920 से हम स्टार्ट करके फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था. एक बार फिर से आज डिस्कस कर रहे हैं. ये आप प्रोसेसन देख सकते हैं. दिस इज ऑन 6 अप्रैल 1919 मास प्रोसेसन्स ऑन द स्ट्रीट्स बिकेम अ कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट. ये रोलेट एक्ट के अगेंस्ट जो ऑल इंडिया स्ट्राइक किया था उसका एक सीन आपने देखा अभी. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है एंड सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड. हमने पहले डिस्कस किया. सबसे पहले आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918. आपको ईयर याद रखना है. खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत कमेटी की एस्टेब्लिशमेंट मार्च 1919 में अली ब्रदर्स ने बॉम्बे में किया और उसके बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में इसका प्रोग्रेस हुआ 1921 से. तो सबसे पहले आपको पता लगना चाहिए कि हमने डिस्कस किया था कि वॉर, इट मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन. कुछ नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है इमर्ज हुई. जैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर का बढ़ना, ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट के अंदर दिया था. एंड जिसकी वजह से वॉर लोन्स बढ़े, टैक्सेस बढ़ाए गए, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाई गई और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया. पहले नहीं होता था बट इन दिस वे एट दैट टाइम इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड. इसके बाद ड्यूरिंग द वॉर प्राइसेस इंक्रीज्ड और ज़रूरी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ने की वजह से कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. 1913 से 18 के बीच में प्राइसेस लगभग डबल हो गई. विलेजेस में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सोल्जर्स सप्लाई करने के लिए, क्योंकि वॉर में ज़्यादा सोल्जर्स की ज़रूरत होती है. तो उस समय फोर्स रिक्रूटमेंट चलाया गया. फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ज़बरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती किया गया, राइट. रूरल एरियाज से लोगों को उठा के एंड दे वर फोर्सफुली रिक्रूटेड एज सोल्जर्स इन द आर्मी. 1918 और 1920-21 क्रॉप्स फेल्ड कम्प्लीटली. फसलें ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज आ गया. और इसके साथ में 1921 तक आते आते 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड एपिडेमिक.
ये जो फेमाइन, अकाल और एपिडेमिक जो आई महामारियां, बीमारियां, जिनकी वजह से 12 से 13 मिलियन पीपल जो हैं दे वर पेरिस्ड ड्यू टू दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आफ्टर दैट, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में इंडिया में आए साउथ अफ्रीका से। ये जो आपको सीन दिख रहा है साउथ अफ्रीका का सीन है, राइट। 1913 का एक सीन है ये, और न्यू कैस्टल से ट्रांसवाल के बीच में गांधी जी ने जो मार्च किया तो बहुत सारे लोगों ने, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ज्वाइंड महात्मा गांधी एंड हिज सत्याग्रह अगेंस्ट रेसिस्ट लॉज, यानी कि रेशियल गवर्नमेंट जो थी उसने रेसिस्ट लॉ बनाए हुए थे टू डिस्क्रिमिनेट द वाइट ब्लैक पीपल और डिनाइड राइट्स टू नॉन वाइट्स, मतलब ब्लैक पीपल, इंडियंस और साउथ अफ्रीकन, एफ्रो अमेरिकन, इस तरह से ये लोग थे जिनको कोई राइट्स नहीं थे और जिनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन था। तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट उन्होंने सत्याग्रह चलाया था। यू हैव टू रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स। महात्मा गांधी ने पैसिव रेजिस्टेंस किसको कहा है? कहते हैं नॉन वायलेंस जो है, दिस इज पैसिव रेजिस्टेंस, कि बिना कुछ किए हम ओप्रेसर का माइंड चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये कहा कि ये तो वेपन ऑफ वीक है, और बहुत सारे क्रिटिसाइजर्स बोलते थे, बट महात्मा गांधी सेड दिस इज द वेपन ऑफ पावरफुल पीपल, क्योंकि अपने ऊपर कंट्रोल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट कैन बी डन ओनली बाय द पावरफुल पीपल। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह में क्या है? यू हैव टू रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। ठीक है, सत्य के लिए और सत्य पर डटे रहना, यही सत्याग्रह है। और ये नॉन वायलेंस इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है कि बिना किसी फिजिकल फोर्स यूज किए ऑप्रेसर का माइंड इसमें चेंज किया जाता है, एंड टू फाइट अगेंस्ट द ऑप्रेसर इट इज यूज, दिस वेपन इज यूज्ड, राइट। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के बारे में क्या कहा। आफ्टर दैट महात्मा गांधी जब इंडिया में आए तो उसके बाद उन्होंने मूवमेंट चलाए, लेकिन उससे पहले कुछ सत्याग्रह उन्होंने चलाए थे। फॉर एग्जांपल चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण की यात्रा उन्होंने की, जहाँ पे किसान काफ़ी परेशान थे प्लांटेशंस के अंदर और उनका काफ़ी ज़्यादा शोषण हो रहा था। सो दिस वाज अगेंस्ट द ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, सत्याग्रह। इसके बाद खेड़ा में उन्होंने मूवमेंट चलाया 1917 में, और यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को 1918 और 17 के बीच में। तो क्योंकि वी हैव टू फॉलो एनसीईआरटी, दिस इज ऑथेंटिक बुक, एंड इन 1917 महात्मा गांधी स्टार्टेड ट्रेवलिंग एंड इन खेड़ा among the peasants. He used to sit and ask the problems, and after that he also organized the satyagrah against the British government by leading peasants. तो इसलिए हम 1917 को मानते हैं, और 1918 जुलाई तक, 19 जून जुलाई 1918 तक ये मूवमेंट जो है उन्होंने चलाया था, ऑर्गेनाइज किया था। तो ज़्यादातर पार्ट इसका 1918 में आता है, लेकिन क्योंकि हम एनसीईआरटी के साथ जाएंगे इसलिए 1917 हम यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह को याद रखेंगे। और उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह, मिल वर्कर्स में ये सत्याग्रह किया गया था 1918 में। तीनों याद रखने हैं आपको। आफ्टर दैट रोलेट एक्ट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ देन इंडियंस डिमांडेड फॉर स्वराज एंड फॉर मोर रिफॉर्म्स। अब मिंटो मोर्ले एक्ट जो था दैट वाज पास्ड इन 1909, उससे तो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। सो आफ्टर दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मीन्स मेक इट साइलेंट और पीस, टू मेंटेन पीस इन इंडिया, इट पास्ड 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। लेकिन इंडियंस उससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे, तो स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट की बात चली। तो टू suppress the people, it was passed, Rowlatt Act was passed in India मार्च 1919 में इसको पास किया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसको पास किया गया था, जिसके कारण गवर्नमेंट को इनर्मस पावर मिल गई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकने की, डिटेंशन करने की। किसी भी इंडियन को बिना ट्रायल के, बिना मुकदमे के उसको जेल में डाला जा सकता था। तो इसलिए इसको ब्लैक एक्ट भी बोला गया, जिसके अगेंस्ट महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को ऑल इंडिया स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी। पंजाब में इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू को अरेस्ट किया गया था, और 10 अप्रैल को, उसके बाद में 11 अप्रैल को लोगों ने जुलूस निकाला। 12 अप्रैल मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड, एंड ऑन 13 अप्रैल जलियांवाला बाग मैसेकर, आपको याद होगा, ये आपको
याद रखना है, जलियांवाला बाग मैसेकर बैसाखी फेयर था। एंड जनरल डायर fired on the people and in which thousands of people wounded and more than 1000 people were killed। तब लोगों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है जलियांवाला बाग के अगेंस्ट स्ट्राइक स्टार्ट कर दी। क्लैशेस विद द पुलिस, अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। क्या किया, लोगों को पकड़ के अरेस्ट किया गया और सत्याग्रही जो थे उनको काफ़ी हार्ड पनिशमेंट दी गई। फॉर एग्जाम्पल, दे वर फोर्स टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड, क्राउड ऑन द स्ट्रीट्स, सलाम टू ऑल साहिब्स, पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस अराउंड गुजरावाला इन पंजाब, याद रखना आजकल पाकिस्तान में है, एंड दीज वर बॉम्ब्ड। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। इस तरह से उन्होंने इस स्ट्राइक को वापस ले लिया, रोलेट मूवमेंट को वापस ले लिया। रोलेट सत्याग्रह के नाम से हम इसको जानते हैं। इट वॉज वाइड शर्ट मूवमेंट। फिर इसके बाद में खिलाफत इशू आता है। खिलाफत इशू में क्या था कि इंडियन जो मुस्लिम्स थे वो ओटोमन टर्की के जो सुल्तान थे, कैलिफेट या खलीफा जो उनको बोलते हैं, तो ही वॉज द टेम्पोरल हैविंग द टेम्पोरल पावर्स, या फिर पूरी दुनिया में मुसलमानों के एक तरह से स्पिरिचुअल गुरु हो गए, तो उनका बड़ा सम्मान करते थे। दे डिड नॉट वांट टू फाइट अगेंस्ट ओटोमन टर्की, बट ब्रिटिश ने प्रोमिस किया था कि आप हमारे साथ आएँ, ओटोमन टर्की को कोई नुकसान नहीं होगा और खलीफा को पूरा सम्मान दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए खलीफा की टेम्पोरल पावर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए बॉम्बे में मार्च 1919 में अली ब्रदर, शौकत अली, मोहम्मद अली, दोनों ने ही ये कमेटी बनाई। महात्मा गांधी वांटेड टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड सो ही गॉट द पॉसिबिलिटी एंड देन he wanted to support Muslims Khilafat movement to organize another movement right by Congress, that was non-cooperation movement। 1920 में 2 कांग्रेस सेशन हुए थे, एक सितंबर में और एक दिसंबर में। सितंबर का जो कांग्रेस सेशन था वो कलकत्ता में हुआ था, दिसंबर का नागपुर में हुआ था। सितंबर वाले कलकत्ता सेशन में क्या हुआ था आपको याद रखना है, महात्मा गांधी ने लीडर्स को कन्विंस कर लिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने के लिए और दिसंबर में इसको डिक्लेयर कर दिया। सो इन दिसंबर 1920 द मूवमेंट वाज डिक्लेयर्ड। अब आता है व्हाई नॉन कोऑपरेशन। असहयोग मीन्स वी हैव नॉट टू कोऑपरेट, हमें कोऑपरेट नहीं करना है। यही पॉलिसी क्यों अडॉप्ट की, क्योंकि देखो हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने लिखा 1909 में कि जब ब्रिटिश यहाँ आए थे तो ओनली इंडियंस कोऑपरेटेड दैम। इंडियंस के कोऑपरेशन की वजह से ही उन्होंने यहाँ ट्रेड किया, पॉलिटिकल पावर गेन की, इकोनॉमिक पावर गेन की, इंडियन किंग्स को डिफीट किया। अगर हम उनको कोऑपरेट करना बंद कर देंगे तो विद इन 1 ईयर देयर रूल वुड बी कोलैप्स्ड। इसलिए नॉन कोऑपरेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, जिसमें स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट का इसमें जिक्र आता है और सारी एक्टिविटीज़ आपने यहाँ पे पढ़ी हुई है। इसके बाद गांधी जी और शौकत अली ने 1920 की गर्मियों तक लगभग उस एरिया में जहाँ पे हम बात करते हैं टूड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट इन विलेजेस। आफ्टर दैट नवंबर 1920 they feared that the movement might lead to popular violence, the British reluctant to boycott and council election schedule। तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रपोजल दिए थे बायकॉट करने के लिए मूवमेंट इलेक्शंस को। इसके बाद में इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस स्ट्रगल विद इन द कांग्रेस फॉर व्हाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। कुछ मूवमेंट के फेवर में थे, कुछ नहीं थे। फाइनली कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस सेशन हुआ दिसंबर नागपुर में, जिसकी हमने बात की, जहां पे मूवमेंट को डिक्लेयर कर दिया गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। सबसे पहले मूवमेंट इन टाउन्स हमने पढ़ा था, शहरों में किस तरह से मूवमेंट था। इलेक्शंस को बायकॉट किया गया एंड स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट चलाया गया। तो जस्टिस पार्टी ने मद्रास में जो नॉन ब्राह्मण पार्टी थी उसने बायकॉट नहीं किया इलेक्शन को और इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, काउंसिल इलेक्शन में। बाकी शहरों के सारी एक्टिविटीज़ आपने पढ़ी हुई हैं कि किस तरह से विदेशी वस्तुओं को जलाया गया, बहिष्कार किया गया। लिक्विड शॉप्स पिकेटेड बाय वीमेन, फॉरेन क्लॉथ इज बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स। इस तरह से फॉरेन गुड्स जो आ रही थी
वो 1921 और 22 तक अगर हम देखें तो 1921 में 102 करोड़ रुपए का सामान जो आ रहा था, जबकि ये एक ही साल में घटकर लगभग आधा हो गया 57 करोड़। दिस वाज द इम्पैक्ट। और यहाँ पे खादी जो है वो एक सिंबल बन गया, लेकिन खादी मूवमेंट का थोड़ा सा स्लो डाउन होने का रीज़न भी बना है क्योंकि काफ़ी महंगा था। खादी वॉज वेरी कॉस्टली, पुअर पीपल कुड नॉट परचेज इट। कंट्री साइड की अगर बात करें, गांव में रामचंद्र सन्यासी, जिन्होंने अवध रीजन में मूवमेंट को लीड किया पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर। यहाँ पे जो मूवमेंट था, किसानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया अगेंस्ट जमींदार्स एंड तालुकदार्स, क्योंकि यहाँ पे इनको रेवेन्यू देना पड़ता था तालुकदार्स और ज़मींदार्स को। बेगार प्रैक्टिस के वो अगेंस्ट थे, इसको बंद करना चाहते थे ताकि उनको अपनी ज़मीनें मिलें और बेगार प्रैक्टिस उनको ना करनी पड़े। Many places Nai Dhobi bands were organized by panchayats to deprive landlords of the services of even barbers and washermen. जून 1920 तक जवाहरलाल नेहरू अवध के काफ़ी सारे गांवों तक वो पहुंच गए थे। एंड आफ्टर दैट बाय अक्टूबर 1920 अवध किसान सभा वो सेटअप, हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और नेता इनके साथ में थे। एक महीने में 300 ब्रांचेज इसकी बन चुकी थी। इस तरह से मूवमेंट उसी समय ही स्ट्रॉन्ग हो गया था। 1921 में तालुकदार्स और ज़मींदारों के घरों पे हमला किया गया। वल्लभ भाई पटेल के बारे में यहाँ देखते हैं। 1928 के अंदर बारदोली सत्याग्रह उन्होंने चलाया। बारदोली एक तालुका था गुजरात में, और लैंड रेवेन्यू यहाँ पे जो लगान था उसके अगेंस्ट बारदोली के अंदर वल्लभ भाई पटेल ने ये मूवमेंट चलाया था। सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस। ये 6 जनवरी 1921 की घटना है, जहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि आज का जो यूपी है, वहाँ रायबरेली नाम की जगह है, वहाँ पे नेहरू जी जो थे, ही वांटेड टू गो टू द प्लेस ऑफ फायरिंग, जहाँ फायरिंग हुई थी। और वहाँ पे उन्होंने किस तरह से लिखा है यहाँ पे कि मीटिंग को कैसे डिस्क्राइब किया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू रीड दिस। ट्राइबल रीजन में गुरिल्ला वॉर हम कहते हैं, गुरिल्ला मूवमेंट इसको कहते हैं, गुदैम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आपने राजू एलूरी सीताराम राजू के बारे में पढ़ा। एंड हेयर द मूवमेंट वॉज वॉयलेंट, मीन्स यहाँ पे नॉन वॉयलेंस को फॉलो नहीं किया गया। उन्होंने बेगार प्रैक्टिस बंद कर दी रोड बिल्डिंग के लिए। हिल पीपल रिवोल्टेड एंड एलूरी सीताराम राजू वॉज द लीडर ऑफ दीज पीपल। ट्रेडिशनल तरीके से उन्होंने मूवमेंट किया। फॉरेस्ट जो ऑफिसर्स थे उनको मारना स्टार्ट कर दिया, ब्रिटिश को अपोज किया इन दिस वे। एंड आफ्टर दैट स्वराज इन द प्लांटेशंस, यहाँ पे क्वेश्चन आया था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट की वजह से लोग अपने घरों में नहीं जा सकते थे विदाउट परमिशन। सो मैनी पीपल वर देयर, दोज हु डिड नॉट गो टू देयर होम्स फॉर लास्ट 10 to 15 years. So they wanted to get rid this kind of oppressive system, plantation system. तो जब उन्होंने सुना गांधी जी के मूवमेंट के बारे में, so they suddenly started to run away from the plantations. लेकिन जल्दी ही उनको पकड़ लिया जाता था क्योंकि रेलवे स्ट्राइक थी और वो बहुत दूर तक नहीं जा सके थे। इसके बाद आपने स्वतंत्र भारत के बारे में पढ़ा, गांधी जी ने किस तरह से स्वतंत्र भारत की डिमांड की थी। फिर अचानक 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, जहाँ पे 22 पुलिसमैन जो है वो जिंदा जल गए थे। महात्मा गांधी इस घटना से काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने अपना मूवमेंट वापस ले लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की जांच करने के लिए जो साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया 1927 में, उससे पहले 2 इंसिडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो महात्मा गांधी ने जब मूवमेंट वापस ले लिया था, उस टाइम 1923 में स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और CR दास ने बनाई। क्यों बनाई थी, ध्यान से सुनिए। बिकॉज दे वांटेड टू टेक पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स। प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए जो इलेक्शन होने वाले थे उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, ताकि वो काउंसिल में पहुंचकर ब्रिटिश लॉज को अपोज करें। और मूवमेंट वगैरह से कुछ होने वाला नहीं है, इसी तरह से मूवमेंट चलाएंगे, लोग मारे जाएंगे और फिर मूवमेंट को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ और लीडर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये और ज़्यादा रेडिकल एजिटेशन के फेवर में थे और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते थे। तो इस तरह की सिचुएशन में इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ आया। फर्स्ट वॉज इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स आफ्टर 1930।
1926 से 30 के बीच में एग्रीकल्चर प्राइसेस डाउन हो गई और उसके बाद 1930 में मतलब जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था 1929 से 35 तक चला था, 32 तक मेनली चला था, उसके बाद 35 तक इम्पैक्ट रहा। तो उसमें इंडियन विलेजेस के अंदर सबसे बैड इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला था 1930 तक आते आते। आफ्टर दैट साइमन कमीशन, क्योंकि इसमें 7 मेंबर्स थे और सारे ब्रिटिशर्स थे, इसलिए कांग्रेस ने चेन्नई अधिवेशन यानी कि चेन्नई कांग्रेस सेशन 1927 में ये फैसला लिया कि जब साइमन कमीशन इंडिया में आएगा तो हम इसको अपोज करेंगे। देन साइमन कमीशन केम इन इंडिया इन 1928. Then the Congress leaders opposed it with the slogans Simon go back Simon, and showing the black flags to Simon Commission. लॉर्ड इरविन ने इसको शांत करने के लिए, इट मीन्स उन्होंने डोमिनियन स्टेटस का डिक्लेरेशन किया, लेकिन ये वैगी ऑफर रहा, बेकार की चीज़ साबित हुई अक्टूबर 1929 में। और इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पे हम देखते हैं लाहौर कांग्रेस सेशन दिसंबर 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में या प्रेसिडेंटशिप में यहाँ पे पूर्ण स्वराज का प्रपोजल पास हुआ, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं, और इसके लिए 26 जनवरी 1930 जो सबसे पहले डिक्लेयर हुआ, दैट वाज इंडिपेंडेंस डे, द इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वराज्य दिवस इसको डिक्लेयर किया गया था। आफ्टर दैट द सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये आपने पढ़ा था इस लेटर के बारे में। 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी रोट अ लेटर टू वायसरॉय इरविन, उस टाइम हमारे वायसरॉय थे इरविन, लॉर्ड इरविन। 11 डिमांड्स के साथ ये लेटर लिखा गया था, और इस लेटर में मुख्य जो डिमांड थी वो सॉल्ट एक्ट को हटाने के लिए थी, और 11 मार्च तक का गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया, लेकिन बाई 11 मार्च देयर वाज नो रिस्पॉन्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 फॉलोअर्स के साथ मिलकर दांडी के लिए यात्रा शुरू कर दी पैदल। साबरमती से दांडी 240 माइल्स की दूरी 24 दिन में 10 माइल्स अ डे, इस तरह से उन्होंने पूरी की यात्रा। और 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्र के किनारे पानी उबालकर नमक बनाया, एंड इन दिस वे द सॉल्ट एक्ट वाज ब्रोकन, क्योंकि सॉल्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ओनली ब्रिटिश के अंडर में ही, सुपरविजन में ही नमक बन सकता था। तो इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपने मूवमेंट में जो एक्टिविटीज़ थी उनके बारे में पढ़ा था, आपको याद रखना है। अब्दुल गफ्फार खान, डिवोटी डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, वो अरेस्टेड इन अप्रैल 1930, आपको याद रखना है। पेशावर के अंदर क्राउड्स ने काफ़ी ज़्यादा जुलूस निकाला, और उसके बाद गवर्नमेंट ने रिप्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट की। शोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने यहाँ पे अटैक किया, रेलवे स्टेशन पे, सरकारी बिल्डिंग्स पे, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट पूरा उन्होंने अपोज किया। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, women, children were beaten, and about 1 lakh people were arrested during this movement. आगे चलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट आता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का पार्टिसिपेशन जरूरी था, क्योंकि रेमजे मैकडोनाल्ड जो उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा, रेमजे मैकडोनाल्ड ने, कि अब दोबारा से कांग्रेस को इसमें एंट्री करनी है, क्योंकि गांधी जी का इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, कांग्रेस का आना, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट, सो देयर वाज नो डिसीजन रिगार्डिंग इंडिया। तो 1931 में होने वाला सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसमें मूवमेंट को पोस्टपोन करना और प्रिजनर्स को छोड़ना, ये कुछ इसमें थे, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी। दीज वर द प्रोविजंस ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। लेकिन जब दिसंबर 1931 में लंदन से गांधी जी वापस आए, तो उन्होंने देखा कि उनकी नेगोशिएशन तो फेल हो गई, बट व्हेन ही फाउंड दैट मेन लीडर्स वर अरेस्टेड लाइक गफ्फार खान एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेल में अरेस्ट कर रखे हैं, तो इसलिए फिर से दोबारा उन्होंने, गांधी जी ने मूवमेंट को रिलॉन्च किया। लेकिन 1934 तक आते आते मूवमेंट जो है बंद हो गया था। यहाँ पे HSRA के बारे में दे रखा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। 1928 फिरोज शाह कोटला में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष ने इसको एस्टेब्लिश किया था। अप्रैल 1929 में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने बम
लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बॉम्ब फेंका, बाद में उनको इसके लिए फांसी दे दी गई थी, आपको ये याद होगा बिल्कुल। इसके बाद अगर हम मूवमेंट में पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो पाटीदार्स ऑफ गुजरात और जाट्स ऑफ यूपी, दे वर एक्टिव इन द मूवमेंट बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। दे वर वेरी हार्ड हिट बाय ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। आपको रीज़न याद रखने हैं कि किस ग्रुप ने क्यों पार्टिसिपेट किया। इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में था, इंडस्ट्रियलिस्ट ने पार्टिसिपेशन क्यों किया, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो क्या डिमांड कर रहे थे अपने लिए, जो ट्रेड बेनिफिट्स थे उनकी बात कर रहे थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। वर्कर्स से दूरी बनाई कांग्रेस ने, क्योंकि वर्कर्स जो थे वो उनकी जो डिमांड्स थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट थी। अगर वो वर्कर्स को फॉलो करते या वर्कर्स की डिमांड को अपने एजेंडा में रखते तो इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट सपोर्ट कांग्रेस, कि उनको सपोर्ट वो उस टाइम दे वुड नॉट लाइक टू सपोर्ट कांग्रेस इन दिस मोमेंट, क्योंकि इससे उनका नुकसान होता। सो आफ्टर दैट दिस वाज अबाउट व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, ये हम बात कर चुके हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की। और इसके बाद आपने यहाँ देखा इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में एस्टेब्लिश हुई। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ये 1927 में आई। इसके बाद यहाँ पे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास का नेम है। जीडी बिरला इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल के अगेंस्ट जो है काम किया और अपोज किया उनको। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रिफ्यूज टू बाई और सेल इम्पोर्टेड गुड्स। बाहर से आने वाली चीज़ों को उन्होंने पूरी तरह से नेगलेक्ट किया। राइट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे फेल हुआ। बी आर अम्बेडकर ऐसे लीडर थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, राइट। बी आर अम्बेडकर तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। ये कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं यहाँ पे। 1930 thousands of workers in Chota Nagpur, tin mines, wars Gandhi caps, and participated in protest rallies, boycott campaigns, but the Congress was reluctant to include workers' demand as part of its program and struggle। ये सब आप इसमें पढ़ सकते हैं और आपको याद भी रखना है। दिस इज़ अबाउट women join nationalist procession। ये इस प्रोसेसन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया वुमेन ने, गांधी जी के कहने पे। लिमिट्स क्या थी इसकी, एक तो हम बात कर चुके हैं, मुस्लिम्स डिड नॉट टेक पार्ट, अनटचेबल्स डिड नॉट टेक पार्ट, और फिर एक आता है वर्किंग क्लासेस डिड नॉट टेक पार्ट। ये इसके अंदर इसकी लिमिट्स आ गई थी। हमने इसमें पढ़ा था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, क्योंकि ये डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। तो कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 के अकॉर्डिंग उनको मिल भी गया था, बट गांधी जी इससे सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्होंने फास्ट अप टू डेट डिक्लेयर कर दिया पूना जेल में। और उसके बाद बी आर अम्बेडकर उनसे मिलने के लिए गए सितंबर 1932 में, 24 सितंबर 1932, और इसलिए उन्होंने इस पैक्ट के अकॉर्डिंग, ये प्रोविज़न था, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम अम्बेडकर ने वापस ले लिया और रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे एक कॉमन जो मतलब एक पैक्ट था वो साइन हो गया। आफ्टर दैट मुस्लिम्स ऑल्सो वर द बिग डिमेरिट ऑफ दिस मूवमेंट, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मुस्लिम लीग का एजेंडा अलग था, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इस मूवमेंट में। और यहाँ पे एम.आर. जयकर के बारे में दे रखा है। हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज्ड एफर्ट्स एट कंप्रोमाइज मुस्लिम लीग के साथ। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 1928 याद रखना है। इसके बाद में 1930 का है, सर मोहम्मद इकबाल प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के, इसके बारे में है। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपको याद रखना है भारत माता की इमेज बनी थी। पेंटिंग्स, पोएम्स, राइटिंग्स, स्टोरीज, ये सब एक तरह से दे बिकेम द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। इंडियंस को एक साथ लाने में, जैसे 1905 के बाद, आफ्टर 1905 बंगाल पार्टीशन, सो वंदे मातरम बिकेम वेरी फेमस, टेकन फ्रॉम आनंद मठ, रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। अवनिंद्र नाथ टैगोर ने सबसे पहले फेमस इमेज बनाई भारत माता की, फिगर 12 में आप देख सकते हैं।
शी इज़ calm, composed, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, आपको याद रखना है कौन सी पिक्चर में भारत माता को किस तरह से दिखाया गया है. देन डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म. इसी तरह से कुछ और भारत माता की इमेजेस बनी. नतेशा शास्त्री ने एक 4 वॉल्यूम में, याद रखना है 4 वॉल्यूम में, तमिल लैंग्वेज में द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया लिखा. इससे भी हमारे ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में लोगों को पता लगा. आफ्टर दैट वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स अबाउट फ्लैग. यू हैव टू रिमेंबर अबाउट फ्लैग कि बंगाल में जो मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल 1905, उसके बाद में रेड ग्रीन एंड येलो ये ट्रायंगुलर फ्लैग था. इसके बाद इसमें 8 लोटसेस थे जो 8 प्रोविंसेस उस टाइम थी ब्रिटिश प्रोविंसेस, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे. और अ क्रिसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स. एंड 1921 में स्वराज फ्लैग महात्मा गांधी ने बनाया, जिसके अंदर रेड ग्रीन वाइट तीनों, ये रेड ग्रीन येलो और ये वाला रेड ग्रीन वाइट, ये कलर. और यहाँ पे स्पिनिंग व्हील था जो सेल्फ हेल्प, ठीक है, और सेल्फ डिपेंडेंस, इसके ऊपर आपको ये भी याद रखना है. आफ्टर दैट दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड. ये कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं और इनको याद भी रखना है. तो एग्ज़ाम के लिए हमने इस चैप्टर को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लिया है. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. अगले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर्स को लेंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.